आज हम जो है वो इंडिया और यूएन रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में अगली यूनिट है। इससे पहले की यूनिट को हमने बहुत डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर इंडिया और यूएन रिफॉर्म के बारे में डिस्कस आज हम पूरी तरीके से करेंगे कि इंडिया का पर्सपेक्टिव यूएन के रिफॉर्म के बारे में क्या है, इंडिया का ओपिनियन क्या है, इंडिया कैसे समझता है, कैसे इसको देखता है यूएन रिफॉर्म को, उसके बारे में जो है आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है। तो उनके कुछ जो पॉइंट्स है या जो इम्पोर्टेंट कुछ है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उसे यहाँ पर हम समझते हैं। India believe that a strengthened and revitalized UN is necessary in today changing global scenario। इंडिया का मानना है कि आज इस समय जो ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है पूरे विश्व का, तो ऐसे में जो यूएन है इसको और मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए। इस चीज़ को इंडिया मानता है कि अब इस बदले हुए ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग यूएन को अपने अंदर सुधार करने चाहिए और इसे बहुत ज़्यादा मजबूत या शक्तिशाली होना चाहिए। इंडिया सपोर्ट्स एन इन्हेंस रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमोंग स्टेट। इंडिया जो है वो सपोर्ट्स करता है किसके रोल को, इन्हेंस इंडिया जो है वो यूएन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को लेकर, कि यूएन जो है वो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और इसको ये सपोर्ट करता है। इंडिया एम्फसाइज द डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा एज इट इज़ अ विटल प्री कंडीशन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया का मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो यूएन के एजेंडे का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, यानी कि उसका एक सेंट्रल थीम होनी चाहिए, सबसे सेंटर में रखा जाना चाहिए डेवलपमेंट को यूएन के किसी भी एजेंडे के अंदर। और उसका मानना है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए विटल प्री कंडीशन है, यानी कि इसके बिना जो है वो डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता या फिर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को नहीं लाया जा सकता बिना डेवलपमेंट को ध्यान दिए हुए। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम समझते हैं इंडिया कंसर्न अबाउट रिकंस्ट्रक्टिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है उसे हम समझते हैं। India has a major concern about the restructuring the UN Security Council। UN Security Council को जो स्ट्रक्चर है या उसको वापस से रीस्ट्रक्चरिंग करने की जो मुद्दा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा या मेजर कंसर्न है इंडिया इस चीज़ को लेकर। इंडिया है वो बिलीव करता है कि रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी फेयरली रिप्रेजेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो अभी विकसित हो रही हैं, ऐसी कंट्रीज़ का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसमें? डिसीज़न मेकिंग में। जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो पूरी तरीके से अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर इनका रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं हो रहा है। इस चीज़ को लेकर इंडिया काफ़ी चिंतित है और उसका ये मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी जो है इसके अंदर शामिल किया जाए और इसका भी रिप्रेजेंटेशन बहुत सही तरीके से या फेयरली रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया सपोर्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बूथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाए। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो हम इंडिया को देखेंगे कि इंडिया का जो मानना है कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो कैसे एलिजिबल है, वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उसको बनने की योग्यता जो है वो रखता है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। इंडिया
also want to become a permanent member of the Security Council and fulfills all the required condition। अब कौन कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन इंडिया रखता है जिस वजह से जो है वो ऐसा माना जाता है कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, होल्ड अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे पॉपुलस कंट्रीज में से माना जाता है। ये पूरी दुनिया का 18% जो आबादी है, वो जो पॉपुलेशन है या जो आबादी है वो इंडिया के अंदर है। तो इस दायरे से भी जो है वो जो परमानेंट मेंबर्स की जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल करता है। दूसरा है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत के अंदर जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए भी ये जो परमानेंट मेंबर्स की जो क्राइटेरिया है उसे ये फुलफिल करता है। अगला पॉइंट है, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ रैपिडली इमर्जिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो भी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है, इसका दावा भी इंडिया कर रहा है। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट टू यूएन पीस कीमिंग मिशन एंड सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल पीस। इसके अलावा इंडिया जो है वो यूएन के पीस कीपिंग मिशन में हमेशा से कंट्रीब्यूट करता रहा है, अपना योगदान देता रहा है। इसके अलावा ये ग्लोबल पीस को मेंटेन, उसके प्रिंसिपल को ये सपोर्ट करता है और हमेशा से वो पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग जैसे मिशंस जो यूनाइटेड नेशन बनाता है और इसको वो ऑपरेशन चलाता है, उसके अंदर इंडिया हमेशा सपोर्ट करता रहा है और इंडिया पार्टिसिपेट भी करता रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ तमाम पॉइंट्स थे जिस वजह से जो है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप यूएन के अंदर जो है मिलनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अब देखते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इंडिया एज अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन, ये भी जो है वो उसी का पॉइंट है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जो रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर के रूप में भी जो है वो ये इंडिया जो है वो शामिल रहा है इसके अंदर, कि वो हमेशा बिना किसी गैप के यूनाइटेड नेशन के बजट के अंदर जो है वो अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर एक तरीके से रहा है। इंडिया सिग्निफायर्स ग्रोविंग इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर थ्रू द कंडक्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा इंडिया जो है वर्ल्ड अफेयर के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर आता है, जिस वजह से भी ये एक तरीके से बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड के अंदर अपना रखता है, कि ये अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी प्रेजेंट करता है पूरी दुनिया के सामने, कि ये अपने आप को एक तरीके से देखा जाए कि अपनी एक शक्तिशाली प्रतिभा या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें मजबूत राष्ट्र के रूप में वो सामने आता है। इंडिया हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल मेजर इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेजर इनिशिएटिव होते हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके से ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं उसकी क्राइटेरिया को कुछ हद तक जो है वो फुलफ़िल करते हैं। इसलिए इंडिया दावा करता है कि उसे भी जो है वो परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया के कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं या कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो इंडिया फुलफ़िल करता है, जिस वजह से इंडिया परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन का बन सकता है। तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। अब अगला जो पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी में वो है द यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यहाँ पर यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन के रोल को हमको देखना है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट या फिर एक जो सोल सुपर पावर के रूप में जो यूएसए निकला है, वहाँ उसके पर्सपेक्टिव को अब हमें यूएन के साथ मैच करके पढ़ना है।
द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर द यूनाइटेड स्टेट बिकम द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो केवल एक ही सोल सुपर पावर के रूप में जो है वो यूएसए निकलकर सामने आता है। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर और बाईपास द यूएन व्हेन इट चूज। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो यूएसए है इसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर सबसे अधिक है और ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके डिसीज़न को भी ये इग्नोर कर सकता है और इसके जो निर्णय है उसको ये बाईपास करता रहा है और ये कर सकता है, ऐसा बताया गया है बेसिकली इसके अंदर। और ऐसा होता भी रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके अंदर ये चीज़ बताया गया है कि यूएसए जो है, एक तरीके से देखा जाए कि यूएसए एक सोल सुपर पावर है और यूएन को एक तरीके से वो इग्नोर करता रहा है या फिर इग्नोर कर सकता है। यूएसए अगर चाहे तो वो यूएन के डिसीज़न को माने और ना चाहे तो वो इसके डिसीज़न को नहीं माने। तो यहाँ पर यूएसए और यूएन के इस डिबेट को बेसिकली दिखाया गया है, इसके इन्फ्लुएंस को बताया गया है। तो पहला यही, इसके मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर सबसे अधिक है और जिस वजह से ये इसको इग्नोर कर सकता है और इसको बाईपास कर सकता है। सेकंड जो दूसरा बताया गया है वो है यूएस इज़ द सिंगल लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर इन द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा ये जो यूएसए है यही सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी है। ये कितना है 22.0%, यानी कि 22.0% जो पैसा है वो इसको देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है किसको, यूनाइटेड नेशन को। इस वजह से भी जो है इसका वर्चस्व या इसका दबदबा, डोमिनेंस जो है वो यूनाइटेड नेशन पर हमेशा रहा है। इसके अलावा द यूएन इज़ फिजिकली लोकेटेड विद इन यूएस टेरिटरी विच गिव्स वॉशिंगटन एडिशनल इन्फ्लुएंस। इसके अलावा यूएन जो है वो फिज़िकली भी यूएसए में जो वॉशिंगटन है, डीसी है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इस वजह से भी जो यूएस का डोमिनेंस है वो यहाँ पर देखा जाता है। मैनी यूएस सिटीजन वर्क इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी। अब यूएन के अंदर यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर यूएस के अधिकतर सिटीजन जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। इस वजह से भी जो है इसके ऊपर इसका वर्चस्व या डोमिनेंस जो है वो बना रहा है। इन एडिशन विथ इट्स वीटो पावर द यूएस कैन ब्लॉक एनी डिसीजन दैट इज़ एनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट। इसके अलावा यूएस जो है इसको एकमात्र नेगेटिव पावर यानी कि वीटो पावर भी दिया गया है, जिस वजह से ये कोई भी ऐसे डिसीज़न को या कोई ऐसे निर्णय को जो एनोइंग हो या डैमेज करते हो किसको, यूएस के इंटरेस्ट को, अगर वो डिसीज़न यूएस के इंटरेस्ट में नहीं लिया गया है तो यूएसए को जो है वो वीटो पावर दिया गया है, वो उस डिसीज़न को ब्लॉक कर सकता है अपने इस वीटो पावर का यूज़ करके। तो ये वो तमाम पॉइंट्स थे जिस वजह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो है, यूएन के ऊपर जो है वो यूएसए का डोमिनेंस रहा है, या फिर हमेशा से इसको देखा जाए तो ये इसके ऊपर बना रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहें या बहुत सारे ऐसे विषय रहें, या चाहे वो वॉर का हो या फिर किसी थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने का हो, तो यूएसए जो है वो यूएन के डिसीज़न को खारिज करते हुए, उसको ना मानते हुए उसने कई दफ़ा जो है ऐसे कदम उठाए हैं यूएन के खिलाफ। तो ये दिखाता है एक तरीके से कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए के इन्फ्लुएंस में है और यूएसए एक सोल सुपर पावर है।